हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो फिर क्लास वर्क वही कक्षा 10 वाले ले रहे हैं। अभी तो कक्षा 10 में 3 चैप्टर हैं फिजिक्स के, वो हम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं कि अभी 11th या 12th का उनमें भी कराएं, न्यूमेरिकल जो रह गए थे बाकी वो भी करवाएं। समय थोड़ा कम मिलता है, समय के अभाव में हम ये थोड़ा सा ये करवा के उसके बाद लेंगे, जल्दी करवा देंगे। ये हो सकता है 1-2 दिन में पूरा करवा दें। एक चैप्टर तो आपका होने वाला है बस 1-2 दिन में, ठीक है। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। पीछे वाले अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उन क्लासों में तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। आप आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देते हैं, पहले तो यहाँ डाल देते हैं कि कक्षा, तो कक्षा आपकी 10th, ठीक है। फिर आपका है विषय, तो विषय आपका है विज्ञान, ठीक है। और आगे क्या है जी, अध्याय है आपका 10, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपकी आई बात समझ में। आज हम पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट नाउ। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, पहले हमने पढ़ा है प्रकाश परावर्तन और उससे संबंधित जो भी आपके गोलीय दर्पण है उनसे उनकी सारी बातें हमने पढ़ी है। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको चित्र से समझाऊं, देखो मान लीजिए कोई एक परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ है, M1 M2 कोई लेप नहीं होगा। मान लीजिए कोई ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, ये तो है आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको माध्यम फर्स्ट, ये है सघन माध्यम, ठीक है। थोड़ा यहाँ तरीके से लिख देते हैं, ये आपका सघन माध्यम सेकंड। मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी है, ठीक है। पानी कांच पारा कुछ भी हो सकता है, यानी वायु या निर्वात के अलावा। और यहाँ है आपका एक अभिलंब, ठीक है। तो ये है आपकी आपतित किरण और ये विलंब और आपतित किरण के बीच ये बना आपका आपतन कोण। अब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बात समझ में। इसमें देखो दो सिस्टम है, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। तो मैं वो भी बना लेता हूं, ठीक है। तो इधर देखो, ठीक है। ये कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो रही है, ये आपका है सघन माध्यम और ये आपकी आपतित किरण। और आ है, यहां लिखेंगे विरल माध्यम, ठीक है। ये माध्यम फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, और ये आपका है अभिलंब, ठीक है। ये आपका यहां लिख देते हैं अभिलंब, और ये है आपकी
अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाएगी साहब, मतलब जानी चाहिए इधर थी लेकिन इधर चलेगी। अपवर्तित किरण, ठीक है ना। तो इसमें ये भी आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, यहां पर ये अपवर्तन कोण है। पहली बात तो परिभाषा कहें प्रकाश का अपवर्तन की, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो थोड़ी जगह देख लेता हूं। देखो मैं बोल के लिखा देता हूं आपको, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में संचरित होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तक पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब बात रही कि प्रकाश जब मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब बात रही सर प्रकाश अपवर्तन घटना क्यों होती है भाई, ठीक है प्रकाश अपवर्तन इसे कहते हैं, प्रकाश की अपवर्तन घटना होती क्यों है, तो मैं आपको बताऊं प्रकाश के वेग में बदलाव होता है। विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करता है तो वेग कम हो जाता है, विरल में तो वेग मैक्सिमम रहता है, जैसे सघन में प्रवेश करता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको पूछे ना कोई जैसे मान लीजिए प्रकाश अपवर्तन घटना क्यों होती है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि प्रकाश के वेग या चाल में परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, सघन से विरल में, तो सघन से विरल में करता है तो प्रकाश की स्पीड बढ़ जाती है, तो विलंब से वो दूर हट जाती है वो, देखो यहाँ पर। और यहाँ बात करें हम, जैसे मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो प्रकाश किरण विलंब की ओर झुकेगी। याद रखें कभी देखो यहाँ पर मामूली से देखो ये बैंड है इसमें, ठीक है, कभी भी प्रकाश किरण वगैरह चित्र बनाओ तो स्केल की सहायता से ही बनाया। अगर आपने स्केल की सहायता से अगर चित्र वगैरह नहीं बनाया, आपने सीधा खींच दिया और उसमें थोड़ा सा भी अगर बैंड तो वो मान्य नहीं होगा वो चित्र, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा सररेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। ऐसी थोड़ी है घर पे आपकी टॉर्च है, जैसे मान लीजिए आपने टॉर्च है या आपने टॉर्च ऑन कर ली तो ये थोड़ी है कि आपका आप वाले टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश यूं घूमता हुआ चलता है, ऐसे कभी सुन देखा है कि कभी आपने, सीधा चलता है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, चित्र को बनाए तो बहुत सुंदर बनाए, एकदम छोटा नहीं बनाए, बड़ा एकदम शानदार चित्र बनाए, आकर्षित चित्र होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार हल्का से रिवाइज कर देता हूं कि प्रकाश अपवर्तन की घटना किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से संचरित होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश के वेग या चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जब प्रकाश से विरल माध्यम जैसे वायु या निर्वात हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर उड़ जाती है, क्योंकि अविलंब से ये विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं अविलंब की ओर क्यों झुकती है, क्योंकि उसका सघन माध्यम उसकी स्पीड या चाल कम हो जाती है उसकी, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और ये जो प्रकाश किरण है जैसे मान सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो उसके अविलंब से दूर क्यों हट जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड या चाल बढ़ जाती है सघन माध्यम की वजह। ठीक है, इस कारण से वो अविलंब से दूर हट जाती है। ये है आपकी मोटी मोटी इसकी जानकारी। आई बात समझ, इससे संबंधित और भी कई उद्देश्य मान लीजिए प्रकाश अपवर्तन से संबंधित ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पानी का कोई टब है, बर्तन है कोई एक, ठीक है, पानी एक जगह इकट्ठा है पड़ा है, आपने एक छड़ लिया, आपने कोई लकड़ी ले ली और उस पानी में डुबो, आप जहां डुबोगे ना जिस पर डुबो रहे हो तो पृष्ठ से वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी आपको, मतलब वो छड़ है ना थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी पानी के अंदर। तो ये घटना भी क्या है जी, प्रकाश अपवर्तन की घटना है, उसका उदाहरण है प्रकाश। हालांकि और भी उदाहरण है लेकिन मैं आपको बताऊं एक जैसे मान लीजिए आपने किसी बाल्टी या किसी गिलास में आपने कोई पेंदे पर सिक्का रखा हुआ है, पानी का वो भरा हुआ है, तो वो सिक्का या उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको, या वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये घटना भी प्रकाश अपवर्तन की ही है। ठीक है, पहले मैंने क्या बताई कि मान लीजिए कोई जल है में के अंदर मान लीजिए आपने जो छड़ डुबा रखी है, आंशिक मतलब आधी डुबा रखी है आधी डुबा रहे हैं। ठीक है, कोई छड़ में है आंशिक भाग उसका डुबा रखा मतलब थोड़ी सी डुबा रखी है, तो जितना भाग डुबा रखा है वो वहां से
मतलब उस पृष्ठ से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। आ घटना में प्रकाश अपवर्तन की है। इसके अलावा मतलब कोई भी मान लीजिए पानी का भरा हुआ कोई बर्तन है तो उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना आ घटना भी है प्रकाश अपवर्तन की। क्यों है कि जो प्रकाश मान लीजिए विभिन्न जो वायुमंडल है इनसे होता हुआ आएगा, तो इनका सबकी डेंसिटी अलग अलग है, घनत्व तो अलग अलग है। तो वो प्रकाश मान लीजिए कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो प्रकाश किरण कभी अविलंब की ओर झुकेगी, कभी अविलंब से दूर होगी, कभी अविलंब की ओर झुकेगी, कभी दूर होगी। तो ये हमारी आंखों को ऐसा आभास हो रहा है कि प्रकाश ये तारे मतलब टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाश अपवर्तन की ही घटनाएं हैं ये सारी सारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक देखो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कुछ नियम है दो, तो वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, थोड़ा ध्यान रखें। एक थोड़ी सी मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, तो वही यहां लिखेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो क्या क्या नियम है? पहला देखो जी, पहला है मैंने आपको एक आपतन कोण बताया है, एक अपवर्तन कोण। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सघन माध्यम है ये, ठीक है, और ये आपके पास कोई एक अभिलंब है। ये कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गई है, तो ये कोण तो है आपका अपवर्तन कोण, और ये क्या है? आपतन कोण है। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो मैं आपको बताऊं पहला क्या नियम है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं? साइन थीटा को बोलते हैं ज्या। देखो ज्या, कोई ज्या, स्पर्श ज्या। साइन थीटा को बोलते हैं ज्या, नाम होता है उसका ज्या, ये। ठीक है, एक होती है कोज्या, तो ज्या तो कौन होता है? साइन थीटा। कोज्या कौन होता है? कोस थीटा। और एक होती है स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या कौन होता है? टेन थीटा। आई बात समझ? इनके नाम होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यहाँ लिखेंगे आपतन कोण की ज्या, लिखेंगे पहला नियम, यहाँ लिखेंगे आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या बोले तो साइन आर। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अपवर्तनांक सॉरी का अनुपात एक नियतांक है, एक का अनुपात नियतांक होता है, ऐसे लिख देते हैं, नियतांक होता है जिसे, ठीक है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर है म्यू। थारा म्यू से होगा रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? थारा एन से कर रखे अपवर्तनांक ने, तो इसको हम एन से लिख लेते हैं, ये लो साहब। ठीक है, आपको इसको स्थिरांक भी बोल देते हैं यहां पर। ठीक है, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी? स्नेल का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी? स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, आई बात समझ में कि आपतन कोण की ज्या साइन आई है, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। तो हमने लिख दिया साइन आई बटा साइन आर, हमने इसको मान लिया, इनको स्थिरांक मान लिया इसको। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम देखो, थोड़ा सा हम हटा देते हैं। दूसरा है नंबर 2 कि आपतन कोण नहीं सॉरी आपतित किरण
कोमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर विद्यमान रहती है, तल पर या तल में विद्यमान रहती है, तल या पृष्ठ एक ही बात है, में विद्यमान रहती है। ये आपका है दूसरा। ठीक है, ठीक है। दोनों नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम अक्सर परीक्षा में पूछा जाएंगे। ये प्रकाश अपवर्तन का अपन नियम लिखो, ये कक्षा 12 में भी है और कक्षा आपके 10th में भी है। ठीक है, कक्षा 12 में यही है, हूबहू, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे जी? अपवर्तनांक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जी, और पढ़ेगा अपवर्तनांक। ठीक है, इसको एन से रिप्रेजेंट किया गया है जी। अब देखो अपवर्तनांक क्या है और क्या नहीं है। अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे मध्य में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? निर्वात में, निर्वात या वायु में, एक ही बात है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, वेग या चाल एक ही बात है, बट्टे मध्य में प्रकाश का वेग। ठीक है, और जिसे आप ये लो साहब। ठीक है, अब बात रहेगा ठीक है मात्र की, अपवर्तनांक को मात्र का इसी, तो मात्र का इकाई, वो भी प्रकाश को वेग है, वो भी प्रकाश को वेग है, तो एक को भी मात्र मीटर पर सेकंड, एक को भी मीटर पर सेकंड, तो कैंसिल जैसे, यानी अपवर्तनांक को कोई मात्र पर नहीं आवे। ठीक है ना। अब बात रही कि अपवर्तनांक वो मतलब परिभाषा वगैरह तो आगे अपवर्तनांक कि भाई अपवर्तनांक क्या है कि निर्वात में प्रकाश, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग और बट्टे मध्य में प्रकाश का वेग, एक अनुपात है, दो दिन बोलनी अपवर्तनांक बोलनी नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अपवर्तनांक रिप्रेजेंट क्या करता है? ये किसको व्यक्त कर रहा है? क्या बता रहा है अपवर्तनांक? क्या कहना चाहता है? ये बता रहा है कि कोई माध्यम कितना सघन है निर्वात या वायु की तुलना में, निर्वात की तुलना में कोई माध्यम कितना सघन है, यह बात ये रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है, अब अपन निकालेंगे जैसे वायु के सापेक्ष है, ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको निकालना चाहें, तो देखें आप, देखो ये तो नॉर्मल है। अब जैसे हम निकालना चाहें कि निर्वात के सापेक्ष जल में प्रकाश का वेग को कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, या जैसे मान लीजिए निर्वात को हम माध्यम 1 ले लेते हैं, जल है या कोई सघन माध्यम उसका माध्यम 2 ले लेते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो देखो आप, ये आ गया आपके पास n बराबर क्या है? c/v। मात्र के कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि मात्र दोनों का सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बिना मात्र क्या हो लो तो। ठीक है, अब बात रही और रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बता दिए कि ये क्या बताता है जी, ये बता रहा है कि कोई माध्यम निर्वात या वायु की तुलना में कितना सघन है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास है, मैं यूं लिखूं, देखो यहां मैं जैसे मान लीजिए यूं 1 μ2,
n12 तो इसको क्या लिखेंगे, माध्यम, माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपूर्णांक। आई बात समझ में, ठीक है। और ये है आपका, इसको लिखेंगे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपूर्णांक, ठीक है। अब ये भी देखो हमारे पास आया था एक यूं, हम इसको यूं लिखेंगे, जैसे हमारे पास आया था स्नेल का नियम, क्या आया था जी, स्नेल का नियम आया था एक, क्या आया था स्नेल का नियम कि साइन आई बटे साइन आर, इसको हम ऐसे लिखेंगे n21, क्या लिखेंगे n21, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं n2 बटे n1, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1n2, ये तीनों चीज एक ही है। इन अपकाइलिक्स का माध्यम, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपूर्णांक, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो 21 तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपूर्णांक है, जगह का सापेक्ष निकालना वो बाद में लिखी चलो, ऐसा लिखे चलो, इधर नजदीक में तो जगह को सापेक्ष मतलब जिस माध्यम का अपूर्णांक निकालना है उसको यहां लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप ये भी आने वाला ये ऐसा होता है साहब, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। सर मैं उल्टो लिख दूं, देखो सॉरी साइन आर, अब जैसे मान लीजिए उधर उल्टा लिखें तो सर, तो जना देखो ओ जैसी साइन आर ऊपर जैसी बटे साइन आई नीचा जैसी, जब मामलो उल्टा जैसी n12 जैसी हो, तो लिख दिया n1 बटा n2 और ये लिख दिया 2n1, ये भी लिख दिया, आई बात समझ, तो थोड़ा और भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो अपन ये थोड़ा सा ये लिखा, मान लो है, ठीक है। अब देखो मतलब इन अपन ये लिख सका, ये भी लिख सका n21, ये लिख सका n2 बटा n1, इन ये भी लिख सका रामू, ठीक है ना, एक ही बात। अब देखो थोड़ा सा और देखो एक चीज, अब देखो जी, अब हमारे स्टार्टिंग पहले एक सूत्र निकालो, n बराबर c बाई v, मतलब निर्वात के ऊपर वाला तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना मान होता है इसका, इसका मान होता है हमेशा परमानेंट होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर बाई सेकेंड, ये परमानेंट इसका मान होता है हमेशा, ठीक है ना। प्रकाश इसी रफ्तार से हमारे पास पहुंचता है जी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो निर्वात या वायु है। और मैं आपको बता दूं कि प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकाश चाहे माध्यम हो और चाहे ना हो, प्रकाश चलता रहता है जी, ठीक है। माध्यम होगा तो भी चलेगा, माध्यम नहीं होगा, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में ऊपर आपका माध्यम वगैरह कुछ नहीं है, निर्वात है बिल्कुल खाली ब्लैंक, हवा भी नहीं है, तो वहां पर भी प्रकाश चलता है जी। और ये प्रकाश की जो ये स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तभी तो आपको पता है कि प्रकाश सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 500 सेकंड लेता है, लगभग मात्र 500 सेकंड ही लेता है, तो 500 सेकंड को बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लगभग 500 सेकंड, यानी लगभग आपके लेंगे 8 मिनट ले गए, 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है। अब आप अपन जैसे मान लीजिए निकालते हैं भाई, दो माध्यम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ऐसे लिख दूं, यहाँ जैसे यहाँ पर जैसे मान लिख दूं मैं ये 2 ले लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे n2 बट्टे n1। तो अब n2 को कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर मैं लगाऊंगा n2, देखना आप, तो मैं n2 बराबर आ जाएगा, ये तो सी रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, चेंज होता है, तो यह आ जाएगा v2। और बात करें n1 का, तो यहाँ पर देखो n1 बराबर क्या आएगा c बटे v1, तो रख देते हैं यहाँ पर देखे, तो n2 की वैल्यू ये है, तो c बटे v2, अरे भाई n2 का मान ये रखेंगे, अब इसका मान रखेंगे, तो इसका मान रखेंगे n1 का मान ये रहा c, v1 ऊपर चला जाएगा, c से कैंसिल, तो देखो क्या आ गया v1 बटा v2 आ गया, मतलब n21 बराबर क्या आ गया v1 बटे v2 आ गया साहब, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज में देखो, इसको और लिखता हूं, देखो n21 को हम u लिख रहे हैं n2 बट्टे n1, लेकिन आया क्या है, देखो v1 बट्टा v2 आया, ये आया साहब, देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर देखो 2 1, यहाँ पर 1 2, उल्टा है मामला, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है ना, मतलब इसको ध्यान से देखिएगा आप। अगर सर मान लीजिए मैं इसको यूं लिखूं n12, तो देखो n1 बट्टा n2
और जैसे V2 बट्टा V1 ऐसे आएगा, थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये आपने, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया है लेंस आ चुके हैं जी। क्या आ चुके हैं? लेंस। तो लेंस, जो लेंस से होने वाले जो आपकी प्रकाशीय घटनाएं हैं वो प्रकाश अपवर्तन पर ही डिपेंडेंट है सारी सारी। ठीक है, तो लेंस हमारे पास आपके सिलेबस में दो टाइप की दे रखे हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए आप, इनमें कोई अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को बोल देना आप। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको बोलते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, n21 को ऐसे लिख सकते हैं n2 बटा n1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 1 पहले लिख सकते हैं 1n2, इन ये लिख सको 2n1, ये भी लिख सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अब हेडिंग लगाओ ना कहा, लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं जी? लेंस ये दो पृष्ठ में गिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। ठीक है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस का कम से कम एक पृष्ठ, लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है ना भाई, जैसे मान लीजिए एक मतलब कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, तो दूसरा कैसा होगा जी? दूसरा समतल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, लेंस हमारे पास टू टाइप के हैं जी। ठीक है, आपके सिलेबस में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखेंगे आपका है उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। और दूसरा हम कौन सा लिखेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, तो इन लेंस से संबंधित कुछ वही परिभाषाएं हैं, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस बिंदु क्या है, क्या नहीं है, सारा ये इनमें लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो, लेंस एक था उत्तल लेंस, की परिभाषा की बात करा तो देखो कैसी उत्तल लेंस, यानी वह लेंस जो किनारों से तो पतला हो, बीच में से मोटा हो। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे? वह लेंस जो किनारों से या किनारों पर पतला, वह बीच में से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है।
उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब इसकी ऐसी आकृति ये लो, आई बात समझ में। तो देखो एक किनारों से तो पतला है, बीच में से मोटा है। इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या आएगा, वह लेंस जो किनारों पर मोटा वह बीच में से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो अवतल लेंस, इनकी बेसिक बातें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे, फिर चलेंगे किरण चित्रों पर। ठीक है ना, बेसिक बातें आनी बहुत जरूरी है। जैसे मुख्य अक्ष क्या है, जैसे दर्पण में था ना, मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, वहां पर था आपका वक्रता केंद्र वगैरह। ठीक है, जैसे ध्रुव था तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होगा वो। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें पढ़ने वाले हैं। वक्रता केंद्र अलग चीज आएगा, इनमें वहां पर वक्रता केंद्र एक ही था, यहाँ पर वक्रता केंद्र डबल आने वाले हैं, क्योंकि दो वक्री पृष्ठ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम चलिए चर्चा करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप इसको भी स्क्रीनशॉट या वगैरह कुछ ले सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, जो ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस की चर्चा करें तो ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं जी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्रकाश किरणें यूं आ रही, ठीक है, तो ये अपवर्तन के पश्चात एक फोकस बिंदु से होकर गुजरती है यूं। ठीक है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं जी, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं जी। और ये सारी की सारी एक जगह इकट्ठी कर देता है, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं जी, इस लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक है आप अपना है, ये तो एक नंबर लगा देते हैं इसको। 2 नंबर की बात करें, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या मामला है जी, अवतल लेंस का ये है, ये आपके मुख्य अक्ष। ठीक है, अवतल लेंस में अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है वो ऐसे यूं। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं जी, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, मतलब ये फैला देता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिनको नजदीक का दिखाई नहीं देता है, जिनको नजदीक का दिखाई नहीं देता है, वो कौन सा लगाते हैं जी, उत्तल लेंस लगाते हैं। जिनको दूर का दिखाई नहीं देता है वो हमेशा अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं अभी हम बताने वाले हैं, एक एक करके आप सुनते जाना आप। ठीक है, आई बात समझ में। और भी बहुत सी है आपको बताऊंगा मैं। देखो यहां पर देखो, इसमें उत्तल लेंस दोनों में देखो, चाहिए आप चाहिए देखो, इनमें देखो 2 गोलीय पृष्ठ है। क्या है, 2 गोलीय पृष्ठ है। तो आपको होता है कि लेंस में 2 ही तो वक्रता केंद्र आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक, तो ये, अब मैं आपको बताऊं
जिस पृष्ठ पर किरणें आपतित होती हैं आगे वो होता है प्रथम पृष्ठ, और जो जिससे अपवर्तित होती है वो होते हैं द्वितीय पृष्ठ। तो ये तो हो जाएगा प्रथम पृष्ठ उत्तल लेंस के लिए, और ये कौन सा हो जाएगा द्वितीय पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता केंद्र होता है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं C1 से, और उसकी उससे संगत जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं वक्र त्रिज्या, उसको बोलते हैं R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें बताएंगे लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों की काम आने वाला है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पक्का बाकी जो मसाला बचा हुआ है 110% बहुत मलाई लगा के बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।